हेलो दोस्तों। देखिए, अभी हम लोग फिजिक्स में एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ लिए थे एल आर प्रत्यावर्ती परिपथ तक। अब हमें इसके बाद वाले परिपथ को देखना है। इसके बाद का जो भी है हम आपको भेज दिए हैं, आप उसको लिख लीजिए और यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, 5 नंबर में क्या है, सी आर प्रत्यावर्ती परिपथ है। जैसे एल आर में था केवल एल और केवल आर था, तो यहाँ पर एक सी मतलब संधारित्र होगा और एक प्रतिरोध होगा। ये परिपथ है, ये प्रतिरोध का वोल्टेज है वी आर, ये संधारित्र का वोल्टेज है वी सी। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, धारा का मान समान होता है। ये एसी वोल्टता स्रोत है। चलिए, अब हम इस परिपथ की सहायता से इसका फेजर चित्र बनाते हैं। तो देखिए, केवल सी में आप पढ़ चुके हैं। अगर हम ये करंट की दिशा मान लें तो केवल सी में जो करंट होता है वो ये करंट की दिशा मान लेते हैं। तो केवल सी में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ पर अगर करंट है तो वोल्टेज फिक्स के नीचे होगा। सी के लिए है तो वी सी। ये हो गया फेजर चित्र, किसके लिए, सी के लिए। और केवल आर में हम जानते हैं इस तरह का होता है, जिधर करंट उधर ही प्रतिरोध का वोल्टेज। प्रतिरोध में दोनों एक ही तरफ होता है क्योंकि कलांतर 0 होता है। अब अगर हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी सी, ये हो गया करंट की दिशा और करंट की दिशा में ही होगा प्रतिरोध का वोल्टेज, ये वी सी हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट इसका कर्ण होगा, इसलिए इसको मिला दिए हैं। और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इसका कलांतर है। अब यहाँ पर जो कलांतर है ना वो tan फाई से निकलेगा, ठीक है। ये कलांतर है और इसी को बोलते हैं फेजर चित्र। तो आइए अब इसके थ्योरी को समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध के वोल्टेज वी आर के लिए हम ओम का नियम लगा सकते हैं आई आर। यहाँ भी ओम का नियम है वी सी। तो बताइए, केवल सी में करंट को कौन रोकता है, यही रोकता है ना। तो इसके लिए प्रतिरोध क्या आएगा, एक्स सी, प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। तो यहाँ पर भी के लिए लिखेंगे आई एक्स सी और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, तो आई इंटू 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर देखो, चित्र से कर्ण निकालना है। जिस प्रकार से एल आर में ये सब निकाले थे सेम है, बस एल के जगह पर यहाँ पर सी आ गया है, बाकी चीज़ ए टू जेड सेम है। चलो देखो, कर्ण निकालोगे तो ये तो लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण है, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब के लिए भी सी है, आधार है भी आर। भी सी के लिए आई इंटू एक्स सी, तो आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आई आर का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कम होने का रूट से बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब देखो, ये आई नीचे जाएगा तो भी बटा क्या बचेगा, आई। अब जरा बताना, भी बटा आई क्या होता है, भी बटा आई होता है आर। लेकिन केवल हम यहाँ पर प्रतिरोध नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस परिपथ में करंट को आर भी रोक रहा है, सी भी रोक रहा है। तो दोनों मिलकर जब रोकते हैं तब हम वहाँ प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, वहाँ हम बोलते हैं प्रतिबाधा। तो हम इस आर को हम जेड बोलेंगे, यानी भी बटा आई क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। तो जेड बराबर इतना हो गया। एक्स सी के लिए देखो इधर 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यही है इस परिपथ का प्रतिबाधा। चलो अब देखते हैं कलांतर। तो कलांतर क्या होता है, ये वाला कलांतर है, ये जो एंगल है, और ये निकलेगा आपका tan फाई से। तो tan फाई बराबर वी सी बटा वी आर हो जाएगा, क्योंकि लंब बटा कितना होता है, आधार होता है। अब देखो, वी सी के लिए आई इंटू एक्स सी जो कि ऊपर है, और आई आर हो जाएगा वी आर के लिए। आई आई कट जाएगा तो एक्स सी बटा कितना बचेगा, आर। अब एक्स सी का मान रख दिए हैं कितना, अच्छा यहाँ से फाई का मान निकाले हैं। देखो, यहाँ से फाई का मान निकाले हैं tan इनवर्स एक्स सी बटा आर, और फिर यहाँ पर फाई जो है tan इनवर्स एक्स सी के लिए 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी आर। अब देखो, यहाँ ओमेगा के लिए भी रख सकते हो क्या चीज़, 2πf इंटू सी आर, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। चलो शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई बराबर r/z।
आर, देखो परिपथ में आर है ना, चलिए आर है तो आर का मान है। जेड कितना निकला है, तो देखो इसका जेड ये वाला है, बस दोनों का मान रख दो, आपका निकल जाएगा शक्ति गुणांक। ठीक है। और मोरा वाले सुनिए, आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं औसत शक्ति। औसत शक्ति के लिए आप लोग क्या करेंगे, PAV बराबर ERMS इंटू में IRMS इंटू में cos फाई। देखो आपको बताते हैं प्रत्येक परिपथ में इसको सेम रखो, और cos फाई के लिए प्रत्येक में मान निकलेगा, बस मान रख दो, आपका निकल जाएगा PAV औसत शक्ति। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं LC प्रत्यावर्ती परिपथ को। देखो LC में कौन कौन होगा, एक होगा प्रेरकत्व, एक होगा संधारित्र। प्रेरकत्व का वोल्टेज VL, संधारित्र का VC, दोनों को करंट कितना मिलेगा, I मिलेगा। तो यहाँ पर L का विभवांतर कितना होगा, V बराबर IR होता है, R का काम कौन करेगा, XL, तो IXL, और VC के लिए I इंटू XC। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो परिणामी वोल्टता है वो कितना होगा। तो देखो केवल L में समझना, केवल L में, जैसे इसको हम बोल देते हैं करंट की दिशा, तो केवल L में जो वोल्टेज है वो आगे होता है, π/2, ये वोल्टेज हो गया, आगे होता है केवल L में। ठीक है, करंट से π/2 आगे होगा। और केवल C में जो वोल्टेज होगा वो करंट से पीछे होगा। कितना पीछे होगा, π/2, ये पीछे होगा VC। अगर हम करंट को देखें तो यहाँ पर करंट VC से π/2 कला कोण से आगे है, यानी अग्रगामी है, जबकि देखो VL से π/2 कला कोण से क्या है, पश्चगामी है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ पर परिणामी वोल्टेज कितना होगा, एक वोल्टेज ऊपर है, एक वोल्टेज नीचे है, दोनों विपरीत दिशा में है। अगर हम मान लें कि VL ज़्यादा है, VC कम है, तो बताओ परिणामी कितना होगा, ये ज़्यादा है और मान लो ये कम है, तो जितना ये है उतना तो इसमें का काट देगा ना। तो जो बचेगा वही होगा VL माइनस VC, मतलब ज़्यादा में से किसको घटाएंगे, कम को। तो देखो वही चीज़ किए हैं, ये हो गया VC, ये हो गया करंट की दिशा, ये हो गया VL। तो ये जो VC है ऊपर से कट गया, तो जितना ये बचेगा ना उतना होगा VL माइनस VC, मतलब ज़्यादा में से किसको घटाए हैं, कम वाले को। तो VL माइनस VC हो जाएगा परिणामी वोल्टता, और ये इसका फेजर चित्र हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, V बराबर VL माइनस VC, V के लिए IXL और ये IXC हो जाएगा, दोनों में कॉमन I है, I नीचे चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर किसका मान निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा Z का मान, और Z कितना है, XL माइनस XC, XL का मान रखेंगे और XC का मान रखेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, प्रतिबाधा। अब यहाँ पर आप सेम शक्ति गुणांक निकाल सकते हो R/Z से, जो कि इतना होगा, क्योंकि इसमें R नहीं है, तो R नहीं है तो उसका शक्ति गुणांक कितना होगा, 0। और जब शक्ति गुणांक 0 होगा तो सोच के देखो, है ना कालांतर है फाई, यहाँ से फाई का मान कितना होगा, तो cos फाई 0 हो गया, फाई निकालोगे cos इनवर्स 0 होगा, और 0 cos में किसका मान होता है, π/2 का। तो LC का कालांतर कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समझते हैं। देखो एक यहाँ पर कंडीशन है, और इस कंडीशन से एक टॉपिक निकलेगा, आपको बताते हैं। चूंकि Z बराबर XL माइनस XC है, देखो यहाँ पर XL माइनस XC है, यदि Z को हम 0 कर दे, या फिर हम ये कर सकते हैं XL बराबर XC कर दे, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के अगर बराबर हो जाए तो भी Z 0 होगा, अगर Z 0 होगा तो फिक्स है कि ये दोनों मान बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो XL बराबर ω/L, XC बराबर 1/ω/C, ओमेगा गुना होगा ω², L नीचे चला गया, 1/LC हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब इस ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोणीय अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, और इसका मान 1/√LC होता है, याद रखना इसको। चलो ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है 2πN, तो n का मान निकालोगे तो इतना निकलेगा, और इस आवृत्ति को बोलते हैं रेखीय अनुनादी आवृत्ति। पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको ध्यान में रखना। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो प्रतिबाधा क्या है, L और C दोनों मिलकर जितना करंट रोकेगा उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। अब यहाँ पर
प्रतिबाधा तो जीरो हो गया, मतलब करंट को कोई नहीं रोक रहा है। जब कोई नहीं रोक रहा है तो करंट का मान फिक्स है कि ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जब जेड जीरो होगा तो करंट जो है वो अनंत हो जाएगी, क्योंकि आई बराबर भी बटा आर होता है, तो जो प्रतिरोध है वो जेड का काम करेगा, और भी बटा जेड, जेड का मान जीरो, तो कुछ वो बटा जीरो क्या हो जाएगा, करंट का मान अनंत हो जाएगा। तो जब कभी भी प्रतिबाधा कम हो जाए, जीरो हो जाए, करंट अधिकतम हो जाए, तो उत्पन्न होती है कौन सी अवस्था, वैद्युत अनुनाद की अवस्था उत्पन्न होती है। ये चीज़ आपको आगे भी मिलेगा। चलो, तो इतना समझ गए हो। अब इसके आगे देखते हैं। देखो, ये लास्ट परिपथ है और सबसे बड़ा यही वाला है, जिसका नाम है LCR प्रत्यावर्ती परिपथ। इसमें L भी है, C भी है और R भी है, तो परिपथ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये L हो गया, C हो गया, R हो गया, ये इन तीनों का वोल्टेज है, ये AC वोल्ट का स्रोत है। अब हम इस परिपथ से हम बनाएंगे फेजर चित्र। तो ज़रा समझना फेजर चित्र को। देखो, पीछे हम आपको बता चुके हैं, ये करंट की दिशा है, करंट से आगे होता है VL π/2। देखो, करंट से आगे है VL π/2। VC जो है वो करंट से पीछे होता है π/2, एकदम पीछे है। VL और VC का रिजल्टेंट निकलता है VL माइनस VC। अब देखो, ये हो गया VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का। ये हो गया R, क्योंकि करंट की दिशा में ही VR होता है, एक नंबर वाला कंडीशन है, करंट की दिशा में VR होगा। ये VR हो गया, ये VL माइनस VC हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब ये होगा, इसको मिलाएंगे हम, ये रिजल्टेंट होगा। यानी कि हमको किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, और ये जो है ये कलांतर है। तो चलो यहाँ पर समझते हैं। VL के लिए IXL, VC के लिए IXC और VR के लिए IR। यहाँ पर परिणामी वोल्टता मतलब कर्ण हम निकालेंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब के लिए काम कौन करेगा, ये वाला VL माइनस VC। तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे मान रख के। तो देखो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर, आई कॉमन आ जाएगा तो V बटा आई, और V बटा आई को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, जेड का, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। अब XL होता है ओमेगा L, XC कितना होता है 1/ओमेगा C। ये सब आप समझ जाओगे, प्रतिबाधा है और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो कलांतर समझते हैं। तो कलांतर भी किससे निकलेगा, tan phi से निकलेगा, और tan phi लंब बटा क्या होगा, आधार। तो देखो, लंब VL माइनस VC, आधार कितना VR हो जाएगा। तो बस मान रखकर हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये कलांतर है। शक्ति गुणांक के लिए सेम चीज़ है, cos phi बराबर R बटा क्या रखना है, जेड। अगर परिपथ में R हो तो R रखेंगे, मतलब R रहेगा, नहीं होगा तो R का मान जीरो रखना है। तो R है ना, R हो गया। और देखो इसका जेड यहाँ पर है, ये जेड है, दोनों का मान रख दिए हैं, तो हो गया शक्ति गुणांक। आप औसत शक्ति भी निकाल सकते हो। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं वही वाला कंडीशन जो आपको यहाँ बताए थे ना, ये कंडीशन देखो, जेड का मान इतना है, ठीक है, मतलब तीनों है। अगर हम यहाँ पर XL बराबर XC कर दें, भाई दोनों मान बराबर होगा तो फिक्स है कि ये जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर खत्म होगा तो R स्क्वायर बचेगा, और R स्क्वायर बचेगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, Z बराबर R बचेगा। अब जरा बताओ, Z R के बराबर, यहाँ पर R स्क्वायर के साथ कुछ और चीज़ है, तो फिक्स है कि हाई वाला जो मान है वो ज़्यादा मान है। जब हम ये कंडीशन लगा दिए तो Z का मान कम होगा, और जाहिर सी बात है कि जब Z कम होगा तो I बराबर V बटा R होता है, V बटा R। V बटा R को हम Z बोल सकते हैं। जब ये किसका मान है, I का, जब Z कम हो गया तो I तो ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है, Z का मान कम मिला तो I का मान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और यही कंडीशन होती है तो उत्पन्न होती है कौन सी अवस्था, वैद्युत अनुनाद की अवस्था उत्पन्न होती है। चलो अब इसको समझते हैं। देखो, ये कब होगा, ये होगा जब ये कंडीशन होगा, XL किसके बराबर होना चाहिए, XC के। तो इस कंडीशन में दो चीज़ होगा, क्या क्या होगा, Z कम करंट ज़्यादा, और इसी अवस्था को कहते हैं अनुनाद की अवस्था। तो थोड़ा सा परिभाषा पर हो, समझ में आ जाएगा। देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वह अवस्था जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर हो जाता है, XL किसके, XC के बराबर, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, वैद्युत अनुनाद कहलाती है।
इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम, जेड क्या होगा, कम, और धारा क्या हो जाती है, महत्तम हो जाती है। और यह मुख्य रूप से किस में मिलेगा आपको, LCR में, ठीक है। चलो अब देखो इस कंडीशन में, मतलब वैद्युत अनुनाद की अवस्था में, आप यहाँ पर पेपर में भी सवाल आता है और ये 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। इस कंडीशन में अनुनादी आवृत्ति कितना होगा, कलांतर कितना होगा, इसके बाद से शक्ति गुणांक कितना होगा, इन तीनों को समझते हैं। देखो अनुनादी आवृत्ति दोनों को बराबर करेंगे तो XL ओमेगा L XC ओमेगा C, ये आपको हम पीछे भी बताए हैं, देख लेना, इतना निकलेगा। अनुनाद की अवस्था में कलांतर समझते हैं। देखो tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R, कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए, tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R, LCR का है। अगर हम दोनों मान बराबर कर दे, XL बराबर XC, तो फिक्स के ऊपर वाला 0 होगा, 0 बटा R क्या होगा, 0 होगा। और जब tan फाई 0 हो गया तो फाई क्या है भाई, कलांतर है, तो tan में किसका मान 0 होता है, तो 0 का ही होता है, तो यहाँ पर कलांतर कितना मिला हमको, 0। अब देखो कलांतर 0 का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है और धारा है दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में रहेंगे तभी तो कलांतर 0 होगा। यानी कि LCR जो परिपथ है ये वाला, ये अनुनाद की स्थिति में केवल प्रतिरोध के जैसा काम करने लगता है, तभी कलांतर कितना मिला, 0 मिला। चलो अब यहाँ समझते हैं अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक कितना होगा। तो देखो cos फाई का मान कितना मिला हमको, यहाँ 0 मिल गया, तो cos 0 का मान कितना, 1, तो अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अब यहीं से एक लास्ट टॉपिक है अनुनादी परिपथ, ये क्या होता है भाई। तो देखो जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो आवृत्ति है परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो यह अवस्था वैद्युत अनुनाद कहलाती है और परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, एक होता है समांतर अनुनादी परिपथ। चलो अब यहाँ पर कुछ विशेषता बताए हैं। अनुनादी परिपथ की विशेषता क्या है, तो 1 नंबर कुल प्रतिघात कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि XL माइनस XC से x निकलेगा। अब भाई दोनों बराबर होगा तो x कितना होगा, 0 होगा, तो कुल प्रतिघात 0 होता है। दूसरा चीज़ प्रतिबाधा का मान क्या होगा, कम होगा, पीछे बताए हैं, प्रतिबाधा कम होगा तो धारा क्या होगी, महत्तम होगी। कलांतर का मान 0 होगा और शक्ति गुणांक का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये कुछ आपका क्या है, विशेषता है। चलिए इतना हम आपको भेज दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसके आगे की चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।